तो हमने हार्डवेयर पढ़ा। देखिए हार्डवेयर जो है वो एक ढांचा है, जस्ट लाइक स्केलेटन, लेकिन अगर उसमें सॉफ्टवेयर नहीं है तो हार्डवेयर फंक्शन नहीं कर सकता। सो नाउ द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम इज सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहली बात यह है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, राइट? देखिए सॉफ्टवेयर एक प्रोग्रामिंग से बना हुआ एल्गोरिथम है, और वो जब तक हम हार्डवेयर में इंस्टॉल नहीं करते कोई भी हार्डवेयर अपना फंक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं ले सकता। सो इन शॉर्ट व्हाट वी कैन say over here is software is defined as a set of instruction that tell the hardware what to do. Software is created through the process of programming. Without software, the hardware would not be functional. Software now can be broadly divided into these two categories. हम software को इन दो categories में divide कर सकते हैं. So the first one is operating system software and second one is application software. Operating system क्या होती है ये समझने के लिए आइए हम इस कंप्यूटर को ऑन करें। अरे भाई ये ऑन क्यों नहीं हो रहा है? यहां पे देखा एरर, देखिए एरर बता रही है कि OS is not installed, और जब तक OS इंस्टॉल नहीं होगी ये लैपटॉप काम नहीं करेगा। तो आइए हम इंस्टॉल करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। चलो भाई शुरू हो जाओ। हाँ ये देखिए इंस्टॉल हो रहा है, एंड नाउ दिस इंस्टॉलेशन इज कंप्लीट, और अब ये कंप्यूटर ऑन हो गया। जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होती तब तक हार्डवेयर कोई भी एप्लीकेशंस को रन नहीं करवा सकता, कोई भी सॉफ्टवेयर को रन नहीं कर सकता। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ही एक बेस सॉफ्टवेयर है। इसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं और कुछ लोग इसे प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। जब तक ये ऑपरेटिंग सिस्टम का प्लेटफॉर्म हम हमारे इस लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं किए थे हम कंप्यूटर को स्टार्ट तक नहीं कर सकते। अब देखिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स आखिरकार कैसे होती है। देखिए हम जब विंडोज की बात करें, इंटेल के किसी लैपटॉप की, जब हम विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो विंडोज के जितने भी आज तक सीरीज आए हैं, हम बात करते हैं विंडोज 1998 से, बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट डॉस से, उसके बाद आया था माइक्रोसॉफ्ट एक्सपी, उसके बाद हमने देखा था विंडोज 7, विंडोज 8, और आज लेटेस्ट मार्केट में चल रहा है विंडोज 10। ये सारे के सारे विंडोज के जो वर्जन्स है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम मोबाइल फोन्स की बात करें तो एंड्रॉयड सभी ने नाम सुना होगा, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर हम एप्पल की डिवाइसेस की बात करें जैसे कि आईफोन और मैकबुक, तो वो यूज करते हैं iOS, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब जब तक ये इंस्टॉल नहीं होता तब तक डिवाइस कुछ काम की नहीं। कभी कभार हमने ये भी देखा होगा कि जब हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाती है हमें जाना होता है टेक्नीशियन के पास उसको रिपेयर करवाने के लिए या फॉर्मेट करवाने के लिए। सो बेसिकली व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम ओवर हियर? सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट मैनेजेस computer hardware resources and acts as an interface with the computer applications program. The operating system is a vital component of the system software in a computer system. Application programs usually require an operating system to function that provides a convenient environment to users for executing their programs. Computer hardware with operating system can thus be viewed as an extended machine which is more powerful and easy to use. Now आइए पढ़ते हैं कि what are the functions of operating system. देखिए सबसे पहला है performing hardware functions. क्या मतलब हुआ इसका? देखिए जब हम किसी भी कंप्यूटर को ऑन करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अटैच करना होगा कीबोर्ड एंड माउस को। जैसे ही कीबोर्ड एंड माउस को हम अटैच करते हैं ऑटोमेटिकली वो फंक्शनल मोड पे आ जाता है। कैसे हुआ ये इस तरीके से होता है कि जैसे कीबोर्ड एंड माउस को हम सिस्टम से कनेक्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम उसके ड्राइवर्स को सबसे पहले अपने अंदर इंस्टॉल कर देता है, और एक बार भैया जब ड्राइवर इंस्टॉल हो गए तो वो कीबोर्ड हमारे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होके काम कर सकता है। तो ये ड्राइवर इंस्टॉलेशन पॉसिबल है जस्ट बिकॉज ऑफ
ऑपरेटिंग सिस्टम। एक और बात, जब हम कोई नया प्रिंटर लाते हैं और नए प्रिंटर को जैसे ही कनेक्ट करते हैं हमारे सिस्टम से, क्या वो तुरंत काम करता है? आंसर बिल्कुल नहीं। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम में उसके ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे, और एक बार ड्राइवर्स इंस्टॉल हो गए उसके बाद वो हार्डवेयर सही तरीके से फंक्शन कर सकता है। वंस अगेन थैंक्स टू ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा यहां पे जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है यूजर इंटरफेसेस। व्हाट डू वी मीन बाय यूजर इंटरफेसेस? देखिए, जब हम बात करें कि कुछ सालों पहले जब कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुए थे मार्केट में, इतना अच्छा उसका लुक एंड डिस्प्ले नहीं हुआ करता था। आज जो हम डेस्कटॉप पे देख रहे हैं कि सिर्फ माउस से क्लिक करो और फोल्डर खुल जाता है, माउस से डबल क्लिक करो और कोई फाइल ओपन हो जाता है, ऐसा पहले नहीं था। पहले ये सारी चीजें करने के लिए लोगों को याद रखने पड़ते थे कई सारे कमांड्स। पूरा एक कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था। ये करने के लिए वो कमांड याद रखो, कुछ फाइल ओपन करने के लिए कोई दूसरा कमांड याद रखो। अरे भाई, पूरा हेडेकेबल जॉब था। लेकिन आज क्या है, आज मार्केट में इतनी अच्छी ऑपरेटिंग सिस्टम है कि कोई कमांड याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ माउस घुमाओ, कीबोर्ड पे कुछ क्लिक करो और देखो हमारी फाइलें ओपन हो जाती हैं। That becomes possible just because operating system provides very powerful graphical user interface. The next function is hardware independence. देखिए, पहले के जमाने में क्या हुआ करता था कि अगर हमारे पास IBM का कंप्यूटर है तो उसको चलाने के लिए हमें कंपलसरी IBM का ही कीबोर्ड एंड माउस बाय करना पड़ता था। भाई ऐसा क्यों? क्योंकि IBM का कीबोर्ड एंड माउस हम इंटेल के कंप्यूटर में यूज नहीं कर सकते थे, क्योंकि दोनों के हार्डवेयर आर्किटेक्चर डिफरेंट थे, दोनों के स्टैंडर्ड्स डिफरेंट थे। लेकिन आज अगर हमारे पास इंटेल का प्रोसेसर है, फिर भी उसका कीबोर्ड एंड माउस हम एप्पल के iOS पे चला सकते हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा फीचर होता है कि भाई हार्डवेयर किसी भी कंपनी का क्यों ना हो, हार्डवेयर किसी भी आर्किटेक्चर से क्यों ना कनेक्टेड हो, वो इंटरनली एक दूसरे के कंप्यूटर में यूज हो सकते हैं, और इसी फंक्शन को कहा जाता है हार्डवेयर इंडिपेंडेंस। द नेक्स्ट टॉपिक इज मेमोरी मैनेजमेंट। देखिए, हार्डवेयर के टॉपिक में हमने पढ़ा था व्हाट इज वर्चुअल रैम। जब रैम की कैपेसिटी कम होने लगती है तो उसके जो एक्सेसिव एक्टिव पेजेस होते हैं उसे सेव किया जाता है हार्ड डिस्क में। लेकिन सवाल यह है कि ये पेज कौन लेके जाता है हार्ड डिस्क में और कौन हार्ड डिस्क में से रैम में इंसर्ट करता है? आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो ये अच्छी तरीके से, इतनी ब्यूटीफुल तरीके से पूरा मेमोरी मैनेजमेंट करता है। नेक्स्ट फीचर इज टास्क मैनेजमेंट। देखिए, कभी कभार हमने देखा होगा कि हमारा कंप्यूटर हैंग हो जाता है, ना माउस काम करता है ना कीबोर्ड काम करता है। उस टाइम पे कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए हम क्या करेंगे? कुछ लोग कहते हैं भाई क्या करना है, लाइट्स जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको ऑफ कर दो। अरे भाई, अगर ऐसा करते हैं तो हमारे कंप्यूटर की ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट होने का खतरा होता है। इससे बढ़िया हम ये करते हैं, हम एक कमांड टाइप करते हैं ऑल्टर कंट्रोल डिलीट, और हमारे सामने अपीयर होता है टास्क मैनेजर, और उस टास्क मैनेजर से हम कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं, हम कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर सकते हैं, कुछ ऐसी हैवी अगर प्रोसेस चल रही है तो उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। सो टास्क मैनेजमेंट इज अ ब्यूटीफुल फंक्शन प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट फंक्शन ओवर हियर इज नेटवर्किंग कैपेबिलिटी। देखिए, अगर हमारे पास ये कंप्यूटर है और इस कंप्यूटर में हमें वाईफाई कनेक्ट करना है या कोई ब्रॉडबैंड का केबल अगर इसमें इंसर्ट करना है, कैसे करेंगे? क्योंकि अगर केबल डाल दिया तो कंप्यूटर को ये कैसे समझ में आता है कि भाई इंटरनेट चालू हो गया? कंप्यूटर को कैसे समझ में आता है कि वाईफाई डिवाइस ऑन हो गया? ये सारी की सारी जो प्रोसेस है वो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। दैट मीन्स जस्ट बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वी आर केपेबल टू गेट कनेक्टेड आवर डिवाइसेस विथ नेटवर्क। नेक्स्ट इज लॉजिकल एक्सेस सिक्योरिटी। देखिए, कभी कभार हम जब कंप्यूटर में काम करते हैं काफी इंपॉर्टेंट फाइल्स हम सेव करते हैं, और मान लीजिए हमारा एक 4 साल का भाई है, वो आके उस कंप्यूटर की फाइल को डिलीट कर दे, जिसको करने के लिए हमने हफ्तों लगाए थे। बताइए जरा कैसा लगेगा? जब मैं आपसे ये पूछूं कि भाई बताओ किसका फॉल्ट है यहाँ पे, तो आप कहेंगे भाई का, क्यों उसने इसको डिलीट कर दिया? आंसर है भाई उसका कोई फॉल्ट नहीं, फॉल्ट हमारा है।
इतना अच्छा कंप्यूटर, इतनी अच्छी ऑपरेटिंग सिस्टम, हमने उस पे आईडी एंड पासवर्ड सेट क्यों नहीं किया? मैं आपको बता दूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमें ऐसे आईडीज एंड पासवर्ड क्रिएट करने का फंक्शन देता है. So, logical access security provides us to create unlimited IDs and password the way we want, and this is how we can secure our computer. तो ये थे functions of operating system. But now the question is, एग्जाम के लिए इसे याद कैसे रखा जाए? But now the question is how to remember these many points for examination. तो आइए इसको समझते हैं, इसको कैसे याद रखें. हम इसको स्टेप बाय स्टेप याद रखेंगे. सबसे पहले ये है भैया हमारा कंप्यूटर यानी कि लैपटॉप. तो हम इसमें सबसे पहले इंसर्ट करेंगे माउस एंड कीबोर्ड. ठीक है, तो सबसे पहला यहां पे आएगा, फर्स्ट पॉइंट इज हार्डवेयर फंक्शंस. अब ये जो हार्डवेयर फंक्शंस है वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं. तो देखिए भैया हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी बन गया कि हार्डवेयर इंडिपेंडेंस. अब इस कंप्यूटर में एंटर होने के लिए हम डालेंगे आईडी एंड पासवर्ड. ये आईडी डाला, ये पासवर्ड डाला और ये हम हो गए कंप्यूटर के एंटर. तो नेक्स्ट पॉइंट इज लॉजिकल एक्सेस सिक्योरिटी. जैसे हम कंप्यूटर में एंटर हो गए, अब हमारे सामने क्या है? हमारे सामने है एक ब्यूटीफुल इंटरफेस, हम जहां चाहे क्लिक कर सकते हैं. सो द नेक्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर इज यूजर इंटरफेस. अब मुझे इसमें यूट्यूब चलाना है. अब यूट्यूब कैसे चलाऊंगा? इसके लिए मुझे इसको कनेक्ट करना होगा. ये देखिए यहां से, हाँ, इंटरनेट से. तो आप देखिए भैया कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट हो गया. सो इट प्रोवाइड्स अस द नेटवर्किंग कैपेबिलिटी. अब काम करते 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 ओह, कंप्यूटर हैंग. कैसे करेंगे अभी? तो अब हम प्रेस करेंगे ऑल्टर कंट्रोल डिलीट और ये देखिए हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया टास्क मैनेजर. सो इट प्रोवाइड्स अस द ब्यूटीफुल इंटरफेस विथ टास्क मैनेजमेंट. अब ये हैंग क्यों हुआ? क्योंकि हमारी रैम हद से ज्यादा मेमोरी को लोड नहीं कर पाया, तो कंप्यूटर हैंग हो गया. तो ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर हम हमारी वर्चुअल मेमोरी को बढ़ा दें तो हमारी मेमोरी अच्छी तरीके से मैनेज हो सकती है और फ्यूचर में आने वाले हैंगिंग एंड क्रैशिंग जैसे इवेंट को हम अवॉइड कर सकते हैं. राइट. सो द नेक्स्ट पॉइंट ओवर हियर इज मेमोरी मैनेजमेंट. सो वेल, हमने ये तो पढ़ लिया कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर. अब आइए बात करते हैं व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस कंप्यूटर स्क्रीन पे हमारे पास कई सारी एप्लीकेशंस है. अगर मुझे कुछ डेटा पे काम करना है तो मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाऊँगा. अगर मुझे कुछ गाना सुनना है तो मैं यहाँ पे VLC मीडिया प्लेयर में जाऊँगा. अगर मुझे किसी PDF जैसी कंटेंट को एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पे Adobe PDF में जाऊँगा. अगर मुझे कोई वीडियो एडिट करना है तो यहाँ पे इंस्टॉल किए हुए मूवी मेकर के सॉफ्टवेयर में जाऊँगा. हमारा ये डेस्कटॉप कई सारी एप्लीकेशन से भरा हुआ है. ये सारी एप्लीकेशन मेरी कई सारी नीड को सेटिस्फाई करता है. अगर मुझे मूवी देखना है तो अलग सॉफ्टवेयर है, मुझे काम करना है तो अलग सॉफ्टवेयर है, अगर मुझे कोई डॉक्यूमेंट टाइप करना है भाई तो अलग सॉफ्टवेयर है. मतलब ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डायरेक्टली यूजर से जुड़ा होता है, लेकिन ध्यान रखने की ये बात है कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर सबसे पहले इंस्टॉल नहीं किया तो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज नहीं कर सकते, वो चल ही नहीं सकता. तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्लेटफॉर्म है और एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर्स या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स ये यूजर की नीड को सेटिस्फाई करता है. फाइन, लेकिन अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आई तो लिखेंगे कैसे? सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स ऑल दैट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर that cause a computer to perform useful tasks beyond the running of the computer itself. It is a collection of programs which address a real life problem of its end users, which may be business or scientific or any other problem. It satisfies the user needs the way it wants. Well, then now the question is, what are the types of application software? तो देखिए सबसे पहला जो टाइप है वो है एप्लीकेशन सूट. क्या होता है एप्लीकेशन सूट? देखिए सूट का मतलब है एक सॉफ्टवेयर नहीं होता, एक तरीके के एक बंडल होता है. मतलब क्या हुआ कि एक ही सूट में हमें
एक जैसे रिलेटेड फीचर्स वाले कई सारे एप्लीकेशंस मिल सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, अगर हम देखें तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, इसमें जितने भी फीचर्स है वो रिलेटेड है। अगर हम उसको यूज करते हैं तो जो फीचर्स और जो फंक्शंस हम एक्सेल में यूज करते हैं, रिलेटिवली ऐसे ही फीचर्स हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी पाते हैं। तो ये जो एंटायर एमएस ऑफिस हुआ वो एक एप्लीकेशन सूट है। नेक्स्ट वन इज एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर। एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर मींस ऐसा सॉफ्टवेयर जो एंटरप्राइज की हर एक नीड को सेटिस्फाई करे जब एंटरप्राइज काफी यूज हो एंड डिस्ट्रीब्यूट एनवायरमेंट में काम करता हो। अब सवाल ये आता है दैट व्हाट डू यू मीन बाय डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरमेंट। देखिए इसका मतलब ये होता है कि कोई जियोग्राफिकल बैरियर्स नहीं होते, बंदा किसी भी लोकेशन से जहां पे इंटरनेट अवेलेबल है वहां से उस सिस्टम को एक्सेस कर सकता है। डियर हियर आई एम टॉकिंग अबाउट ईआरपी। अगर हम अमेरिका में हैं तो वहीं से भी बैठे बैठे हम सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम इंडिया के किसी भी कोने में हैं फिर भी वहां पे बैठे बैठे हम उस सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हैं। तो एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर काफी लार्ज स्केल पे होता है। एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो जो बैंकिंग सिस्टम होता है, कोर बैंकिंग सिस्टम सीबीएस, ये एक एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर है। एंड सेकेंड इज एसएपी ईआरपी सॉफ्टवेयर। उसके बाद द थर्ड वन इज इंफॉर्मेशन वर्कर सॉफ्टवेयर। देखिए इसका नाम ही यह कहता है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जहां पे हम इंफॉर्मेशन पे काम करते हैं, डेटा पे काम करते हैं। कैसे? एग्जांपल के तौर पे हम बात करें स्प्रेडशीट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट है, उसमें हम जो भी डेटा उधर डाले तो उसको अच्छी तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं, डेटा को सम कर सकते हैं, कई सारे लॉजिकल कंपैरिजंस कर सकते हैं। अरे भैया अगर हमें वहां पे चार्ट्स भी बनाने हो तो डेटा के आधार पे ये सॉफ्टवेयर हमें चार्ट्स भी प्रोड्यूस करके देता है। तो जैसा भी आप डेटा का इनपुट डालो तो उस पे प्रोसेस करके आपको जैसे चाहिए वैसे इंफॉर्मेशन देता है। सो द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ इंफॉर्मेशन वर्कर सॉफ्टवेयर इज स्प्रेडशीट। Another example of information worker software is CAAT, मतलब कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टूल्स और टेक्निक्स। देखिए यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर जो फिनेंशियल हमारी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि ट्रांजैक्शंस, लेजर्स, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, वहां पे ये सारे सॉफ्टवेयर को अप्लाई करके फिनेंशियल एरर्स, रिकॉर्डिंग एरर्स और फ्रॉड को डिटेक्ट करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज कंटेंट एक्सेस सॉफ्टवेयर। अब देखिए सबसे पहले यह समझना होगा कि आखिरकार ये कंटेंट क्या होता है। देखिए हम जब भी कंप्यूटर को यूज करते हैं तो हमारी जो भी फाइल्स होती है वो किसी ना किसी फॉर्म में होगी, या तो वो इमेज फॉर्म में होगी, या वो किसी फाइल फॉर्म में होगी, फोल्डर फॉर्म में होगी, या तो वो किसी म्यूजिक MP3 फॉर्म में होगी, या वो किसी वीडियो जैसे कि MP4 जैसे फॉर्मेट में होगी, और ऐसे कई सारे फॉर्मेट्स हैं। तो इन सारे फॉर्मेट्स को हम कंटेंट कहते हैं। देखिए ये बात है कि हम अगर PDF को एक्सेस करना चाहते हैं तो क्या हम VLC मीडिया प्लेयर को उसमें इंसर्ट कर सकते हैं? आंसर है बिल्कुल नहीं। देखिए हर एक कंटेंट को एक्सेस करने के लिए हम एक सेपरेट एंड डिफरेंट एप्लीकेशन यूज करनी होगी। तो ऐसे अलग अलग कंटेंट को एक्सेस करने के लिए जितने भी एप्स हम यूज करते हैं उसे भैया हम कहते हैं कंटेंट एक्सेस सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल MP3 को यूज करने के लिए VLC या विंडोज मीडिया प्लेयर्स, PDF को यूज करने के लिए Adobe PDF रीडर्स, और वीडियोस को एक्सेस करने के लिए अगेन किसी MP4 एप्लीकेशन या फिर अगेन वीडियो VLC मीडिया प्लेयर, ऐसे कई सारी चीजें। इमेज को यूज करने के लिए JPG के सॉफ्टवेयर्स, ये सारे कंटेंट एक्सेस सॉफ्टवेयर माने जाते हैं। द नेक्स्ट वन इज मीडिया डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। सबसे पहले यह समझिए कि मीडिया क्या होता है। देखिए मीडिया का मतलब होता है ग्राफिक्स, एनिमेशन, इमेजेस। जब हम कोई एनिमेशन को क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे कि हम कोई फोटो को डेवलप करना चाहते हैं या किसी म्यूजिक को कंपोज करके एक नया ही मीडिया क्रिएट करना चाहते हैं, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को जब हम यूज करते हैं ये सारी चीजें करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं मीडिया डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। यहां पे भैया आप जितने भी ये सारे एनिमेशंस, जितने भी ये सारे ट्रांजिशंस एंड मोशंस देख रहे हो, ये ऐसे ही मीडिया डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर को यूज करके ही तो बनाया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें 3D Max और माया, ये
एनिमेशन को बनाने के सॉफ्टवेयर से। फोटोशॉप ये किसी भी इमेज को एडिट करने के लिए या फिर इमेज को डेवलप करने का सॉफ्टवेयर है। वैसे कोई वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर और डेस्कटॉप पब्लिशिंग, कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स ये मीडिया को डेवलप करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट वन इज एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। देखिए ये नाम में लिखा है कि ये सॉफ्टवेयर एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। एजुकेशन का मतलब कौन? टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। देखिए ये सॉफ्टवेयर में ज्यादातर ये स्टडी ओरिएंटेड होता है। अगर हमें पूरा क्लास मेंटेन करना है, जैसे कि कितने स्टूडेंट्स है, कितने टीचर्स है, उसका ऑनलाइन रिकॉर्ड मेंटेन करना है किसी वेबसाइट के जरिए, तो हम इस एजुकेशनल सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। अटेंडेंस लेने के लिए, एग्जाम शेड्यूल करने के लिए, अरे भैया कोई असाइनमेंट या एग्जामिनेशन पेपर बना के उस सॉफ्टवेयर में अपलोड करेंगे तो ये हर एक स्टूडेंट को मिल जाएगा अगर हम उस तरीके से कंट्रोल सेट करें तो एजुकेशनल सॉफ्टवेयर जो होता है वो एजुकेशन पर्पस के लिए होता है। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? सो द फर्स्ट वन इज एड्रेसिंग यूजर नीड्स। कैसे? देखिए भाई अगर हमारी कोई भी नीड है, गाना सुनना है, एप्लीकेशन है, मूवी देखनी है, एप्लीकेशन है, मूवी बनानी है, एप्लीकेशन है, फोटो एडिट करना है, एप्लीकेशन है, अकाउंटिंग करना है, एप्लीकेशन है। मतलब जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसी तरीके का एप्लीकेशन बाजार में अवेलेबल है। सेकेंड इज लेस थ्रेट फ्रॉम वायरस। ये कैसे हुआ? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वायरस से फ्री कैसे है? देखिए बाजार में या मार्केट में दो तरीके के एप्लीकेशंस अवेलेबल है। सबसे पहला ऑलरेडी अवेलेबल और रेडीमेड, एंड सेकंड इज कस्टमाइज्ड। देखिए अगर मैं बात करूं कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर की, मतलब हमारी नीड के हिसाब से हमने प्रोग्रामर के पास जाके खुद ही सॉफ्टवेयर को डेवलप करवाया है, तो क्या हम हमारे सॉफ्टवेयर में कोई वायरस डालेंगे? आंसर है नहीं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि ये जो पॉइंट लिखा हुआ है लेस थ्रेट फ्रॉम वायरस, it is not for the ready-made software, it is given over here for the customized and self-developed software। मतलब बनाए हुए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डाउनलोड किए गए सॉफ्टवेयर के कंपैरिजन में वायरस नहीं होते। नेक्स्ट वन इज रेगुलर अपडेट। देखिए रेगुलर अपडेट का मतलब क्या हुआ? एक बार अगर हमारे सिस्टम में वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया और बाद में अगर उसमें नए फीचर्स आए तो अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमने मार्केट से खरीदा है तो कंपनी हमें वो सारे नए फीचर्स अपडेट के तौर पे देता है। सिर्फ इंटरनेट ऑन करो, सॉफ्टवेयर पे क्लिक करो और हमारी एप्लीकेशन नए फीचर से फुलफिल हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारे कंप्यूटर में कोई एंटीवायरस इंस्टॉल है तो हमने देखा होगा कि वंस इन 2 और 3 डेज ऑटोमेटिकली वो एंटीवायरस अपडेट हो जाता है। देखिए ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के सिर्फ बेनिफिट्स हैं, इसकी कुछ लिमिटेशंस एंड डिसएडवांटेजेस भी हैं। पॉइंट नंबर 1, डेवलपमेंट इज कॉस्टली। देखिए किसी यूजर की नीड को सबसे पहले समझना, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग डिजाइन करना और प्रोग्रामिंग करने के बाद उसे डेवलप करना, ये कोई आसान बात नहीं। कई सारा टाइम चाहिए, अच्छी सी टीम चाहिए, तब जाके भाई ये काम सक्सेसफुल होता है। मतलब क्या हुआ? हमारे मर्जी के मुताबिक, हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर हम कोई एप्लीकेशन को डेवलप करना चाहे तो वो वेरी मोर टाइम कंज्यूमिंग है और एक्सपेंसिव भी है। नेक्स्ट वन इज इन्फेक्शन फ्रॉम malware ड्यू टू ऑनलाइन शेयरिंग एप्लीकेशन। ये बात भी सही है। देखिए अगर कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन है तो वायरस या मालवेयर का कोई डर नहीं रहता, लेकिन अगर हम किसी वेबसाइट लिंक से उसको डाउनलोड कर रहे तो ध्यान रखिए ज्यादातर वेबसाइट मैलिशियस होती है, ज्यादातर वेबसाइट में वायरस का खतरा होता है, इन्फेक्शन का खतरा होता है। तो कभी कभार हमने देखा होगा कि हमारे कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई वायरस नहीं है, लेकिन जैसे कुछ एप्लीकेशंस को डाउनलोड किया कुछ दिनों के बाद हमारा कंप्यूटर हैंग होना शुरू हो जाता है, क्रैश होना शुरू हो जाता है। क्यों भाई? उस फ्री के एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के चक्कर में हमने वायरस को भी हमारे कंप्यूटर में इनवाइट कर दिया। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कितना फनी क्वेश्चन है, राइट? एप्लीकेशंस ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए एप्लीकेशन का यहां पे मतलब होता है कि यूसेज। इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम बिजनेस में कहां यूज कर सकते हैं? अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आती है तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने होंगे। सबसे पहला है फिनेंस एंड अकाउंटिंग। देखिए अगर आज हम
कोई अकाउंटिंग करना चाहता है, टैक्स की कैलकुलेशन करना चाहता है, तो हमें ये मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है. इन द मार्केट देयर आर सो मैनी रेडीमेड सॉफ्टवेयर्स आर अवेलेबल. गो देयर, जस्ट पे द अमाउंट, डाउनलोड द सॉफ्टवेयर, इंस्टॉल, एंड हो गया हमारा काम. नेक्स्ट वन इज द मार्केटिंग एंड सेल्स. देखिए, आज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से हम ऑनलाइन कस्टमर के ऑर्डर्स को ले सकते हैं. ऑनलाइन ही ये सारे के सारे ऑर्डर को हम ट्रैक कर सकते हैं कि भाई ऑर्डर कब दिया गया, उसके बाद क्या गुड्स रिलीज हुआ या नहीं हुआ, कौन से शिपमेंट में गया. एवरीथिंग वी कैन ट्रैक एंड मॉनिटर ऑनलाइन. कस्टमर की जो ग्रीवेंसेस है, जैसे कि उसका फीडबैक, उसका रिव्यू, उसका कंप्लेन अगर कुछ है, ये सारी की सारी चीजें हम ऑनलाइन एप्लीकेशन से सॉल्व कर सकते हैं. तो भाई application software helps a lot in marketing and sales as well. Next one is the production or manufacturing. देखिए, production is one of the complex activities in the organization. रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स पैकिंग तक और वेयरहाउस तक लेके जाने तक कई सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है. अगर मैनुअल की जगह हम कोई सॉफ्टवेयर को यूज करें जो ये सारे के सारे जो हमारे स्टेप्स है उसका ऑनलाइन रिकॉर्ड रखे, ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग करे, तो भाई हमें कई सारी इंफॉर्मेशन आसानी से मिल सकती है. सो अगेन हियर दैट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हेल्प्स अ लॉट इन प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग. नेक्स्ट वन इज द इन्वेंटरी एंड स्टोर मैनेजमेंट. देखिए, इन्वेंटरी में होता क्या है, सबसे पहले हमें यह पता लगाना है कि हमारा स्टॉक कितना है. उसके बाद यह देखना होता है कि कितना नया स्टॉक उसमें इनपुट हुआ. फिर यह भी देखना होता है कि कितने स्टॉक्स सेल्स हुए हैं या फिर प्रोडक्शन में गए हैं. और एंड में आखिरकार कितना क्लोजिंग स्टॉक बचा है. देखिए, अगर ये चीज हम मैन्युअली करने जाए ना भाई, तो बहुत सारा टाइम लगेगा. बेटर क्या है कि एक अच्छा सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दो और डेटा एंट्री करो, बाकी सारा कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज HRM. देखिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं. कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं. देखिए, अगर मुझे आज एक मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पोस्ट खाली है एम्प्लॉयमेंट की, और मैंने कहा कि भाई 50 वैकेंसीज आर देयर, अगर जिस किसी को भी इंटरेस्ट है अप्लाई करो. मैंने सोचा कि भैया आएगा 500 या 1000 एप्लीकेशंस, लेकिन जब मैंने सारे के सारे लेटर्स देखे तो वहां पे 50,000 एप्लीकेशंस थी. 50 पोस्ट के लिए 50,000 एप्लीकेशंस. अब भाई उसको छांटते छांटते बहुत टाइम लगेगा, बहुत एफर्ट लगेगा. कि हम कोई यहाँ पे एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं जिससे ये सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाए? आंसर इज ऑब्वियसली यस. क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे? एक वेबसाइट बनाएंगे, उस वेबसाइट में हम एक लिंक क्रिएट करेंगे और सबको कहेंगे कि whosoever is interested वो इस वेबसाइट के लिंक पे क्लिक करके ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन फाइल करे, रादर सेंडिंग इन पेपर फॉर्मेट. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट ये जो भी हमारे कैंडिडेट्स वो क्या करेंगे, ऑनलाइन सारे फॉर्म्स को सबमिट करेंगे. जैसे ही उन्होंने वो सारी चीजें ऑनलाइन सबमिट की, मेरे एक एप्लीकेशन में ये सारा का सारा डेटा किसी स्प्रेडशीट फॉर्मेट में, यू कहो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसे फॉर्मेट में सेव होता जाएगा ऑटोमेटिकली. कुछ करने की जरूरत नहीं है. अब मैं क्या करूंगा, जैसे मेरे पास ये स्प्रेडशीट की डेटा आई या फाइल आई, मैं उसमें लगा दूंगा मेरा फिल्टर. फिल्टर तो आप जानते होंगे एक्सेल में कैसे करते हैं. अगर नहीं जानते भैया तो एक बार गूगल कर लीजिए. मैं इस सारे के सारे डेटा को फिल्टर कर सकता हूं. दैट आई वांट ओनली दोस कैंडिडेट्स जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है. मुझे सिर्फ वही बंदे चाहिए जिसने एमबीए किया है, मुझे वही बंदे चाहिए जिनका एक्सपीरियंस 5 इयर्स या उससे ज्यादा हो. तो देखिए, एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस को काफी स्मूथ बना सकते हैं. तो दोस्तों, ये था एप्लीकेशंस ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर.